नमस्कार दोस्तों, मैं सोना दादी स्वागत करती हूँ आपका जीनी स्टडी क्लासेस पर। हम ये आज पार्ट करेंगे वो है अणु और परमाणु का सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट हम कर चुके हैं। ये है आरपीसी फर्स्ट ग्रेड की जो सीरीज है 30 डेज में कोर्स कंप्लीट करवाने की, उस सीरीज का ये 10th डे हमारा, और इसमें हम अणु और परमाणु का सेकंड पार्ट कर रहे हैं। ये सीरीज आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के अलावा रीट और सीटेट के बच्चों के लिए उतनी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये कंप्लीट एनसीईआरटी बेस्ड है। तो चलिए अपने टॉपिक की तरफ कर चलते हैं। एटम एंड मॉलिक्यूल पार्ट सेकंड। हमने पिछले टॉपिक में परमाणु और अणु कर लिया था और आयन क्या होते हैं वो भी समझ लिए थे। एक बार फिर से देख लेते हैं। क्यों बता रही हूँ मैं आपको, क्योंकि मुझे आपको सूत्र इकाई द्रव्यमान बताना, इसलिए मैं आपको एक बार थोड़ा वापस से रिटैली करवा देती हूँ। परमाणु क्या था? वो सूक्ष्मतम कण जो अभिक्रिया में भाग ले सकता है। करेक्ट है। अब इसका जो भार था, एक तरह से इसका जो द्रव्यमान था, भार नहीं कहते, द्रव्यमान कहते हैं, जो कि ग्राम न्यू में होता है। इसका जो द्रव्यमान था उसको हम एटॉमिक मास कहते थे, यानी परमाणु द्रव्यमान। जैसे हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन का 1 था, ऑक्सीजन का 16 था। मैंने आपको टेबल भी बताई थी कि वो टेबल लर्न कर लीजिएगा तो सारा ऑटोमेटिक लर्न हो जाता है बाकी जो कंपाउंड के। अब परमाणु से क्या बनते हैं? अणु। उसमें तत्व भी बनते हैं, यौगिक भी बनते हैं। तत्व क्या होते हैं? जो सेम परमाणु से मिलकर बने होते हैं, जैसे H2O2। यौगिक क्या होते हैं? वो अलग अलग परमाणु से मिलकर बने होते हैं, जैसे H2O। इसमें H भी है, O भी है। करेक्ट है। ये अलग अलग परमाणु से मिलकर बने होते हैं, ये भी कह सकते हैं, प्लस ये भी कह सकते हैं अलग अलग तत्वों से मिलकर बने होते हैं, क्योंकि तत्व में सेम परमाणु होता है तो ये दोनों से मिलकर बने होते हैं। अब इसका जो भार था उसको हम आणविक द्रव्यमान कहते हैं। था तो एक तरह से ये भारी, जैसे ये परमाणु का भार था तो परमाणु द्रव्यमान बोल दिया, ये अणुओं का भार है इसलिए अणुओं का द्रव्यमान बोल दिया। सेम ये आयन नहीं है, ये आयनिक यौगिक लिखना है मुझे। ये आयनिक यौगिक के लिए है। आयनिक यौगिक क्या होते हैं? जो आयन से मिलकर बने होते हैं। जैसे Na एक आयन था, Na+ और Cl-, इससे मिलकर क्या बना? NaCl है। तो एक तरह से ये भी यौगिक ही। अब आपको एग्जाम में कोई ये नहीं पूछ रहा है कि NaCl आयनिक यौगिक है या कौन सा यौगिक है, ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा। क्वेश्चन आएगा कि NaCl का सूत्र इकाई द्रव्यमान क्या है। अब आप कंफ्यूज मत होना कि सूत्र इकाई द्रव्यमान क्या होता है। एक तरह से आणविक द्रव्यमान ही है, यानी Na और Cl का जितना द्रव्यमान है उसको हम प्लस कर देंगे, वही इसका सूत्र इकाई द्रव्यमान है और कुछ नहीं। इसको अच्छे से समझते हैं क्या है कि जो आयनिक पदार्थ होते हैं जैसे कि NaCl है, CaCl2 है, ये ऐसे आपको पूछा नहीं जाएगा। मैं फिर बता रही हूँ क्वेश्चन कैसे आएंगे कि CaCl2 का सूत्र इकाई द्रव्यमान निकालो। अब आप कंफ्यूज हो जाओगे कि सूत्र इकाई द्रव्यमान क्या होता है। एक तरह से उसका आणविक द्रव्यमान ही है, क्योंकि ऐसे पदार्थों का हम मॉलिक्यूलर मास नहीं लेते हैं जबकि फॉर्मूला यूनिट मास निकालते हैं। जैसे कि क्या था? NaCl था। ठीक है। NaCl में क्या, Na का मैंने टेबल में आपको पता है, टेबल में 23 है और Cl का 35.5 है। ये एक ही डेसिमल में था उस वक्त टेबल में। ये दोनों मिलकर, इन दोनों को मिलकर जो टोटल आयन निकलेगा वो इसका क्या होगा? सूत्र इकाई द्रव्यमान। एक तरह से आणविक द्रव्यमान ही। आणविक में भी हम क्या करते हैं? यही करते हैं कि H2O का जैसे था, H2O का था, इसके 2 हो गए, हाइड्रोजन का 1 होता है, 2 हाइड्रोजन तो 2, और इसका ऑक्सीजन का कितना हो गया? 16। तो दोनों मिलके कितने बन गए? टोटल 18। तो इसका आणविक द्रव्यमान कितना? 18 न्यू। इसका मिला के जो बनेगा वो इसका आणविक द्रव्यमान ही, बट क्योंकि ये आयनिक यौगिक है इसलिए हम इसको सूत्र इकाई द्रव्यमान कहते हैं। तो आप कंफ्यूज मत होना अगर क्वेश्चन में सूत्र इकाई द्रव्यमान लिखा हुआ आ जाए, यानी फॉर्मूला यूनिट मास। दिस इज ये ऑल्सो बात इसी की हो रही है, एटॉमिक मास की एक तरह से। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने। आगे है रासायनिक सूत्र लिखना। रासायनिक सूत्र क्या होता है? रासायनिक सूत्र यही, जैसे H2O है, अब ये किस अनुपात में जुड़े हुए हैं और कौन से परमाणु इसमें है, यही एक तरह से रासायनिक सूत्र होता है। रासायनिक सूत्र में क्या होता है कि उसके संघटक तत्व होते हैं, जैसे Ha और जिस अनुपात में जुड़े होते हैं उसका प्रतीकात्मक रूप एक तरह से। अब ठीक है, अब रासायनिक सूत्र ज्ञात करने के लिए यानी बनाने के लिए एक तरह से आपको बनाना सीखना है। हमको सबसे पहले पता होना चाहिए कि संयोजकता क्या होती है। संयोजकता क्या? जैसे कार्बन है, कार्बन की क्या कैपेसिटी है कि वो 4 अलग परमाणु से जुड़ सकता है ना। जैसे हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन 1, हाइड्रोजन है 2, हाइड्रोजन है 3, हाइड्रोजन है 4, यानी अब ये कार्बन 4 हाइड्रोजन से बॉन्ड बना सकता है तो उसकी संयोजकता कितनी? 4। यानी कोई भी परमाणु जितने दूसरे परमाणु के साथ बंध बना सकता है वो उसकी संयोजकता होती है। जैसे कि ऑक्सीजन है, ठीक है, ऑक्सीजन इधर ये H से जुड़ता है, इधर H से जुड़ता है, तो H2O बनता है, ये 2H और H2O। तो अब ये कितने परमाणु से जुड़ रहा है? 2, यानी इसकी संयोजकता कितनी? 2। ये है संयोजकता, यानी कोई भी परमाणु दूसरे कितने परमाणु से जुड़ सकता है, उसकी जो क्षमता एक तरह से जिसकी कैपेसिटी है वो है क्या? संयोजकता है। ठीक है। अब ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। अगर रासायनिक सूत्र का कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपको ये टेबल तो 100% पता होनी चाहिए, तभी आप उस एग्जाम क्वेश्चन को कर पाएंगे। टेबल बड़ी सिंपल सी है। इसमें क्या है? इसमें कुछ प्लस में कुछ माइनस में। क्या होता है कि रासायनिक सूत्र होता है, अच्छा इरेज नहीं, ये जो रासायनिक सूत्र होता है इसमें ये है जैसे NaCl, तो मैं आपको बताया Na+ में होता है, Cl- में होता है। तो याद रखना जो धनात्मक आयन है वो हमेशा पहली बार में लिखा जाता है, ऋणात्मक आयन होता है वो लास्ट में लिखा जाता है। डन, समझ में आ गया। इसलिए कुछ धनात्मक है कुछ ऋणात्मक है। जो ऋणात्मक है वो हमेशा सेकंड नंबर पे आएगा, जो धनात्मक है वो हमेशा फर्स्ट नंबर पे ही आएगा। देखिए देखते हैं। सोडियम है जो इसकी संयोजकता कितनी? 1
ओनली प्लस चार्ज है, प्लस चार्ज का मतलब क्या है, +1 एक तरह से, ठीक है। ओनली माइनस चार्ज है तो इसका मतलब क्या है, -1, यानी एक संयोजकता है, ये एक से जुड़ेगा। जैसे Na प्लस है ना, एक ही है, तो ये ओनली Cl से जुड़ा, एक Cl क्या, और Cl की ओनली माइनस होते सिर्फ एक Na से जुड़ा है। यानी अगर एक ही ओनली प्लस यानी एक तरह से +1 है, और ओनली माइनस यानी एक तरह से -1 है वो, ठीक है। अब सोडियम की संयोजकता कितनी, एक ही है, प्लस में, ये याद रखिएगा। पोटेशियम है वो भी धनायन है, इसकी संयोजकता एक भी है। सिल्वर है ये भी धनायन है, इसकी भी संयोजकता एक है। अब कॉपर की देखिए, कॉपर की संयोजकता एक भी होती है और कॉपर की संयोजकता 3 भी होती है, दोनों होती है। अब क्वेश्चन में आपको दिया, अगर कॉपर आएगा तो आपके ब्रैकेट में या 1 और 3 दिया हुआ, 2 दिया हुआ होगा कि वो कौन से संयोजकता ले रहे हैं क्वेश्चन में, फर्स्ट या 2, ठीक है। तो कॉपर की संयोजकता एक भी होती है, 2 भी होती है। अगर आ जाए कि कॉपर की संयोजकता कितनी होती है, तो ऑप्शन में 1, 2 दोनों, तो 1 और 2 दोनों होती है, ठीक है। तो देख कॉपर ये भी प्लस है, तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1, यानी दोनों संयोजकता होती है। कभी कभी ये एक परमाणु से जुड़ता है, कभी 2 परमाणु से भी जुड़ता है। अब मैग्नीशियम की देखिए, इसकी 2 है, कैल्शियम की 2 है, जिंक की 2 है, आयरन की भी 2 है, आयरन की 2 है। एक तो 2 है, एक 3 है, ये देखिए आयरन की 3 भी होती है। एल्यूमिनियम वेरी 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 इंपॉर्टेंट, भर भर के आता है। एल्यूमिनियम और सोडियम, इस पे फॉर्मूला 100% बहुत सारे बनते हैं ना, तो याद, और सोडियम के +1 है, एल्यूमिनियम की +3 है, इस पे क्वेश्चन बहुत बनते हैं। वैसे मैग्नीशियम, कैल्शियम, जिंक, आयरन, इनकी भी +2 है। अब याद रखने के तरीके तो क्या है, हमारे तो पीरियडिक टेबल होती थी, वो पूरी लर्न होती थी, तो पता होता था कि इस लाइन में सारे 2+ वाले हैं। अब आप 4 ही तो लेटर है वैसे भी, मैग्नीशियम, कैल्शियम, जिंक, आयरन, आप लर्न कर लीजिएगा। कॉपर की 2 होती है, 2 भी होती है और 1 भी होती है। आयरन की भी 2 होती है, यानी सेकंड 2+ भी होती है, 3+ भी होती है। एल्यूमिनियम इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि काफी बार आता है। एल्यूमिनियम और सोडियम, इसमें फॉर्मूला ज्यादा बनता है, ये +3 होती है, ठीक है। इसके साथ में आपको बता दूं, एक इसकी +3 होती है, फॉस्फेट जो आता है इसकी भी 3 होती है ना। साथ में देखिए, आगे चलते हैं अपन देखते हैं। अब हाइड्रोजन देखो, हाइड्रोजन की H+ है। एक इंपॉर्टेंट चीज देखना, जिसके पीछे ओनली माइनस लगा हुआ है, यानी ये Cl है, जैसे माइनस है, तो इसका नाम क्या बनता है, क्लोराइड। पीछे क्या लगता है माइनस में, एक सिंगल माइनस होना तो पीछे आइड लगता है। वैसे सिंगल है, 2 में भी आइड लगता है काफी जगह। देखो ये Cl- क्लोराइड, Br- ब्रोमाइड, I- आयोडाइड, ऑक्सीजन में 2- में भी ऑक्साइड, सल्फर में 2- है सल्फाइड। इनमें क्या लग रहा है, आइड लग रहा है, यानी माइनस और 2- इन दोनों में पीछे में क्या लग रहा है हमारे, ये आइड लग रहा है। अब हाइड्रोजन में अगर प्लस है तो ये हाइड्रोजन है, इसमें हाइड्रोजन में ऊपर माइनस है। देखिए हाइड्रोजन एक ऐसा परमाणु है जो धनायन में भी होता है, ऋणायन में भी बनता है, दोनों में बनता है ये, ठीक है। अब ये डीप केमिस्ट्री है, इतना मत समझिए आप क्या कैसे हैं, आप इतना समझिए कि दोनों आयन बनाता है, धनायन भी बनाता है, ऋणायन भी बनाता है। तो ऋणायन बनाएगा तब ये किसी के पीछे लगता है, यानी इसके आगे धनायन लिखा होगा, और धनायन बनाएगा तो ये इस पोजीशन पर रहेगा, इसके पीछे कोई परमाणु लगेगा। जैसे H2O है, इसमें ये धनायन के रूप में तो पहले लिखा हुआ है, किसी में ये पीछे की तरफ होता है, यहाँ पे सेकंड नंबर पे, यानी वो ऋणायन है, वहां पर हाइड्राइड बोलते हैं उसको, ठीक है। तो हाइड्रोजन प्लस में है तो हाइड्रोजन है, माइनस में है तो हाइड्राइड है। ये तीनों हमने कर लिए। ऑक्साइड और सल्फाइड, ये दोनों 2- है। अब एक सल्फाइड की खास चीज देखिए, ये सल्फाइड है, ये 2- है, ये सल्फाइड है, ये 2- है, ये सल्फेट है नीचे, ये भी 2- है। सारे के सारे 2- ही है, चाहे सल्फाइड है, चाहे सल्फाइट है, चाहे सल्फेट है। ये SO4 अंतर कितना है कि सल्फेट में क्या है, O4 है। ये 8 का जो प्रोनाउंसिएशन है वो तब आता है जब किसी भी परमाणु में उसकी हाईएस्ट जो परमाणुकता होती है, यानी हाईएस्ट जितने वो चीजों से जुड़ा होता है, तो उसमें हम 8 लगाते हैं। ये जैसे 4 ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, 3 से भी जुड़ सकता है, दोनों से जुड़ सकता है ना, तो इसमें यहाँ जो ज्यादा जुड़ा हुआ है उसमें 8 है, इसमें 8 है। SO3 सल्फाइड, SO4 सल्फेट, और ये सल्फाइड। अब तीनों में इसके याद रखिएगा, तीनों में जो इसके चार्ज है जो इसके ऊपर वो कितना है, 2- है। डन। अब अमोनियम, अमोनियम में कितना है, NH4+ एक ही है। ये हाइड्रोक्साइड, देखो एक आइड है ना, क्योंकि पीछे ओनली एक माइनस है, यहाँ पर ओनली 1- है यहाँ। अब नाइट्रेट, ये देखो नाइट्राइड, ये मैं यहाँ पर इसको इरेज करती हूँ, ये नाइट्राइट, नाइट्राइट में क्या है, N3-, एक यहाँ पे आपके दिया हुआ नाइट्रेट NO3-। अभी आपको ऑप्शन नहीं है, एक्चुअली मैं समझा भी सकती हूँ इनको, पर ये बहुत डीप केमिस्ट्री, इतना समझने की जरूरत नहीं। मेरे हिसाब से आप इसको लर्न करेंगे तो ज्यादा बेटर है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं आपको समझा देती हूँ इंपॉर्टेंट क्या है। ये इंपॉर्टेंट है, आता है सल्फेट, आता है सल्फाइड भी इतना नहीं आता, सल्फाइड भी आता है, H2S में आता है, करेक्ट है। सल्फाइड भी आता है, ऑक्साइड तो भर भर के आता है, ठीक है। क्लोराइड बहुत ज्यादा आता है, नाइट्रेट आता है 100%, है ना। कार्बोनेट एक कहाँ है, ये रहा
कार्बोनेट ये आता है, ये इंपॉर्टेंट है। और फॉस्फेट भी आता है, फॉस्फेट में 3- है और PO4 है। अब आप ये एज इट इज लर्न कर लीजिए, जो मैं बता रही हूँ वो तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आते ही आते हैं, ये आप लर्न कर लीजिए एज इट इज। अब जैसे जैसे आगे हम देखेंगे सूत्र बनाना, उसमें हम देखते जाएंगे, फिर इस टेबल को अपन टेली करते जाएंगे। चलिए सूत्र बनाना सीख लेते हैं फटाफट से। अब क्या है, आयनिक यौगिक सूत्र लिखने की विधि, हम विधि पे आ जाते हैं डायरेक्ट। ये क्या है, क्रिस क्रॉस मेथड। इसमें आप मैंने आपको बता दिया जैसे कि धनायन पहले लिखते हैं, ऋणायन बाद में लिखते हैं, और उसके आवेश को एक्सचेंज करता है। अब ये आपको करके समझ में आएगा, ऐसे नहीं आएगा। अब आपको क्या दिया होगा क्वेश्चन में, हाइड्रोजन क्लोराइड का फॉर्मूला लिखो, सूत्र लिखो, ये आएगा आपके क्वेश्चन। तो आपको पता होना चाहिए कि हाइड्रोजन क्या था H+, क्लोराइड क्या था Cl-। ठीक है, अब इसमें H+ में क्या था +1, Cl में क्या था -1। अब ये यहाँ इस 1 को यहाँ भेजेंगे, इस 1 को यहाँ भेजेंगे, तो H के पास ये 1 चला जाएगा तो ओनली H, Cl के पास ये 1 आया तो ओनली Cl, यही फॉर्मूला बन गया हाइड्रोजन क्लोराइड का। ठीक है, अब इसमें ये लिखा था कि इस सूत्र में जो चार्ज है प्लस और माइनस, ये कहीं नहीं लिखा जाता है, जो अनुपात है ना 1 और 1 ये लिखे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं अपन हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन सल्फाइड में फिर आपको पता होना चाहिए कि ये क्या था, H+ हाइड्रोजन यानी सल्फाइड यानी क्या था H2-। करेक्ट है। अब यहाँ पे ये क्या है +1, ये क्या है -2। अब ये 2 किसके पास जाएगा, H के पास, ये 1 किसके पास जाएगा, S के पास। अब ये 2 अगर H के पास गया तो क्या बना H2, और ये 1 S के पास गया तो क्या बना S। तो ये क्या बन गया फॉर्मूला H2S। अब पता होना चाहिए कि हाइड्रोजन H+ होता है, सल्फाइड S2- होता है ना, ये आपको पता है। सल्फाइड आपको याद है S2- सल्फाइड SO3, इसमें भी 2- ये सल्फाइड था, और SO4 2- ये सल्फेट था। ये और ये ज्यादा काम आता है, ये तो बहुत ही ज्यादा आता है, ये दोनों ज्यादा काम आते हैं, बाकी ये वाला इतना नहीं यूज होता है। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं अपन। अब है कार्बन टेट्राक्लोराइड। कार्बन टेट्राक्लोराइड, अब इसमें आप ये जो टेट्रा लिखा हुआ ये भूल जाओ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप कार्बन पे फोकस करो, C, क्लोराइड पे फोकस करो Cl। कार्बन का क्या है 4+, मैंने आपको बताया था कि 4 से जुड़ता है, और ये इसका क्या है एक सिंगल माइनस, यानी ये 4+ है और ये -1 है। अब ये जो 4 है तो ये कार्बन का बढ़ जाएगा किसके पास, Cl के पास। ये 1 किसके पास जाएगा, कार्बन के पास। तो कार्बन के पास 1 गया तो कार्बन C ही रहा, और Cl के पास 4 गया तो ये कितना बना Cl4। तो कितना बना CCl4। एक्चुअली ऐसा क्यों हो रहा है, देखिए आप, मैं समझाती हूँ आपको। एक्चुअली ऐसा इसलिए हो रहा है कि मैंने आपको बताया था कि कार्बन की संयोजकता कितनी होती है 4, तो यहाँ 4 Cl जुड़ेंगे ये। अब जिसकी संयोजकता 4 होती है उस पर ज्यादा परमाणु जुड़ेंगे, तो ये संयोजकता तो कार्बन की 4 है, पर जुड़ कौन रहा है ज्यादा, Cl, यानी 1 2 3 4, इसलिए इसकी संयोजकता हम Cl पे लगा देते हैं, तो Cl4 हो जाएगा। और ये Cl कितने बंद बना रहा है, एक Cl एक ही बंद बना रहा है, इसलिए हम एक यहाँ पे इसके कार्बन के साथ जोड़ देते हैं। तो इसीलिए ये जो कार्बन की 4 संयोजकता वो Cl पे चली जाती है, क्योंकि यहाँ इससे 4 Cl जुड़ रहे हैं हमारे। ठीक है, समझ में आगे होगा अभी आपको। नेक्स्ट चलते हैं अपन। नेक्स्ट है MgCl, मैग्नीशियम क्लोराइड। अब आपको पता होना चाहिए मैग्नीशियम का क्या था, Mg2+ था, क्लोराइड में क्या था Cl- था। ये आपको लर्न होना ही चाहिए, तभी आप सूत्र बना पाएंगे। वो टेबल मैंने आपको जो का NCERT में दी हुई है वो सेम टू सेम मैंने ली है, वो अगर आपको पता है, वो भी मैंने जो टिक किए है ना वो इंपॉर्टेंट। सोडियम, अब जो जो मैग्नीशियम आ रहा है आपको पता चलता जाएगा कि मैग्नीशियम है, आयरन है, वो सब भी जो मैंने टिक किया वो वेरी इंपॉर्टेंट है, पर बाकी में से भी क्वेश्चन तो आ ही सकते हैं। तो मैग्नीशियम 2+, ठीक है, यानी इसके पास +2 है, इसमें माइनस है यानी -1 है। अब इसका -1 है बट जाएगा किसके पास, मैग्नीशियम के पास। मैग्नीशियम के पास +2 है पर जाएगा किसके पास, क्लोरीन के पास। अब मैग्नीशियम ने क्लोरीन का 1 लिया तो ये ओनली Mg बना, और Cl ने किसका लिया, इसका 2 लिया, तो यहाँ क्या बना Cl2, ये सूत्र बन गया। और जैसे मैंने आपको बताया था कि मैग्नीशियम का क्या है, संयोजकता 2 है, तो इसके साथ 2 क्लोरीन जुड़ रहे हैं, इसलिए क्या बन रहा है Cl2। करेक्ट है। अब देखो इसमें क्या है, एल्युमिनियम ऑक्साइड। आपको पता होना चाहिए एल्युमिनियम यानी +3, ऑक्साइड यानी O2-, यानी इसका +3 है, इसका -2 है, कर दो क्रॉस भैया। इसको 2 को भेज दो Al के पास, 3 को भेज दो O के पास। तो अगर 2 को Al के पास भेज रहे हैं ये वाला तो 2 बन जाएगा, O को भेज रहे हैं 3 के पास, 3 को भेज रहे हैं O के पास तो O3, ये सूत्र बन जाएगा एल्युमिनियम ऑक्साइड। ये एग्जाम में आया हुआ है PYQ में। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट, जब दोनों संयोजकता तत्व के समान हो तो प्राप्त, ये देखिए करके बताते हैं हम आपको। अब ये यहाँ पे है कैल्शियम ऑक्साइड, ये तो आपको पता है, देखो मैग्नीशियम का और कैल्शियम का दोनों का +2 है। अभी तक दो आपने देखे हैं, धीरे धीरे जैसे आप देखेंगे आपको याद आ जाएगा। तो कैल्शियम का भी क्या था, +2 था, और ऑक्साइड अभी हमने देखा जस्ट क्या था 2- है ना। तो अब दोनों का 2 यानी यहाँ 2 यहाँ 2, इसको यहाँ भेजो इसको यहाँ भेजो तो क्या बन जाएगा Ca2 और O2। रॉन्ग, ऐसा नहीं होगा। जब कभी दोनों इक्वल होना, ये 2 हो तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाते हैं, ये 1:1 बन जाते हैं, यानी ये Ca2O2 नहीं बनेगा, ये क्या बनेगा सिंप्लीफाइंग फॉर्म में, यानी ये बनेगा C
CaO। ये 2 और 2 कट जाएंगे, 1:1 आ जाता है एक तरह से, तो CaO बनता है। अगर यहाँ CA4O4 होता है, यानी यहाँ CA4 होता है और O4 होता तो भी ये ऐसे नहीं लिखा जाता, CaO ही लिखा जाता है। यानी जब दोनों धनायन ऋणायन की दोनों की संयोजकता नीचे सेम टू सेम आ जाए तो दोनों कट जाएगी और वो सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाएंगे, यानी ऐसे ओनली 1:1 के फॉर्म में। ठीक है, अब आते हैं बहुपरमाणुक आयन पर। बहुपरमाणुक आयन क्या होते हैं? बहुपरमाणुक में जैसे सोडियम नाइट्रेट है, ठीक है। अब ये क्या है? सोडियम है Na+, आपको पता है। नाइट्रेट में क्या था? NO3- था। एक नाइट्राइट था, वो N3- था, वो अलग था। ये कहीं पर भी फिलहाल मैंने कहीं किसी सूत्र में, बहुत रेयर सूत्र में आता है ये, बट ये बहुत आता है नाइट्रेट, ठीक है। अब नाइट्रेट माइनस था। अब इसने बोला है कि कोई बहुपरमाणुक नाभिक। अब ये बहुपरमाणुक नाभिक क्या चीज में बताती हूँ आपको। जैसे सोडियम है ना, तो उसको Na अपन लिखते हैं, तो इसका फर्स्ट लेटर क्या था? बड़ा था, सेकंड छोटा था। यानी आपको याद है मैंने बताया था प्रतीक में अगर 2 लेटर होते हैं तो फर्स्ट बड़ा होता है, सेकंड छोटा होता है। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर क्या है? N भी बड़ा है, O भी बड़ा है, यानी ये ये वो प्रतीक एक सूत्र, एक तत्व नहीं है, ये एक परमाणु नहीं, ये 2 परमाणु से मिलकर बना हो। यानी ये तत्व, ये क्या है? यौगिक एक तरह का। तो ये 2 परमाणु से मिलकर, N से और O से। तो इसको पता करने का एक सबसे अच्छा तरीका मैं बता देती हूँ, यही है कि अगर किसी भी इस प्रतीक में पहला लेटर बड़ा, दूसरा छोटा, यानी ये तो एक ही परमाणु है ना, ये सिंगल है, बट दोनों लेटर बड़े, जैसे NH4 आ गया। अब ये H भी बड़ा है, N भी बड़ा है, तो ये बहुपरमाणु के, ये पता करने का तरीका है ये बहुपरमाणु के, यानी इसमें एक से अधिक परमाणु, N अलग परमाणु है, H अलग परमाणु। हमने पढ़ा था कि N का मास अलग, ये द्रव्यमान अलग होता है, जो 14 था, H का द्रव्यमान क्या था? 1 था। दोनों अलग अलग है, इसको साथ जोड़ के इन्होंने यौगिक बनाया, ठीक है ना। ये बहुपरमाणु आयन एक तरह से। तो इसको मैम देख लेते हैं क्या बोल रही है कि बहुपरमाणु आयन में कैसे जुड़ता है। अब ये तो माइनस माइनस एक ही है, तो चेन में जुड़ेंगे। इसमें देखो, इसमें +1 है, इसमें -1 है, तो ये इसमें चला जाएगा, ये इसमें चला जाएगा, तो क्या है? NO3 सेम ही बनेगा, क्योंकि 1 लगेगा नहीं, यहाँ पे सेम टू सेम लिखा जाएगा। डन। ये इसमें यहाँ पे समझ में नहीं आएगा बहुपरमाणु आयन का प्रॉब्लम, यहाँ समझ में आएगा आपको। देखिए बहुपरमाणु तकलीफ कहाँ देता है? यहाँ देता है। अब देखो, ये C है कैपिटल में, A है स्मॉल में, यानी ये एक परमाणु के। अब समझ में आ गया आपको, ये एक परमाणु के, इसका क्या है? +2। अब देखो, ये भी कैपिटल में, O भी और H भी कैपिटल में, यानी ये बहुपरमाणु के, इसका कितना है? -1। अब जो बहुपरमाणु आयन होता है, ये 2 कहाँ जाएगा? इसके पास। O कहाँ जाएगा? इसके पास। तो ये क्या बनेगा? Ca के पास तो क्या गया? एक ही रहा। OH के पास क्या गया? 2। अब चूंकि ये बहुपरमाणु है, यानी इन दोनों परमाणुओं के ऊपर 2 लगेगा, यानी इसको ब्रैकेट में करके 2 लगाना है। अब ऐसे मत लिख देना CaOH2, ये गलत हो जाएगा। ऐसे तो H के ऊपर ही लगा, O के ऊपर लगा ही नहीं, जबकि ये पूरा बहुपरमाणु के दिया हुआ है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दिया, हाइड्रोक्साइड यानी OH- था, कैल्शियम यानी Ca2+ था। याद है? हाइड्रोक्साइड मैंने बोला था आपको, ये भी आता है। तो हाइड्रोक्साइड यानी OH- होता है। ऑक्साइड होता है तो ओनली सिंगल होता है, ये हाइड्रोक्साइड है। हाइड्रोक्साइड में क्या? हाइड्रोक्साइड उसको कहते हैं जब जल के अणु से एक H निकाल देते हैं, माइनस कर देते हैं। एक माइनस कर दिया तो पीछे एक H बचा, एक O बचा, इसको क्या कहते हैं हम? हाइड्रोक्साइड, ठीक है। अब हाइड्रोक्साइड आयन ये अगर आता है बहुपरमाणु नाभिक, तो इसमें जो इसकी जो ये यहाँ पर अनुपात लिखा जाता है ना, वो यहाँ ब्रैकेट करके लिखा जाएगा। बहुपरमाणु में बार बार इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि उसका लिखने का तरीका थोड़ा अलग है। अगर बहुपरमाणु आयन है तो उसका जो अनुपात लग रहा है वो पूरा दोनों परमाणुओं पे लगेगा। दोनों परमाणुओं पे अलग अलग तो लगा नहीं सकते, ऐसा तो कर नहीं सकते कि CaO2H2, ऐसा तो नहीं कर सकते। इसको ब्रैकेट करके आपको लगाना है, ठीक है। समझ में आ गया? इसका मतलब ये है। अब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र क्या है? इसने बताया ये है, जबकि ये नहीं है, यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है। अब ये है अमोनियम सल्फेट। देखो, अब यहाँ देखो, ये N है कैपिटल, H है कैपिटल। भैया समझ में आ गया बहुपरमाणु के। अब यहाँ जो अनुपात लगेगा वो ब्रैकेट में लगेगा, है ना, खुले अकेले पे नहीं लगेगा। इसका कितना है? +1 है। अब ये भी बहुपरमाणु के, दोनों ही है। देखो, S भी कैपिटल, O भी कैपिटल, यानी बहुपरमाणु के। ये अपने पता करने का सबसे अच्छा तरीका यही है। दोनों लेटर कैपिटल मतलब बहुपरमाणु, पहला कैपिटल दूसरा स्मॉल, यानी वो एक परमाणु, सिंगल परमाणु है वो, ठीक है। उसमें फिर आप सिंगल डायरेक्ट लगा सकते हो सिंगल पे। जैसे क्या था? Fe, इसको 2 लिखना हो तो ऐसे लिखा जा सकता है ना, बट OH को अगर 2 लिखना है तो इसको ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा, ये ठीक है। अब ये NH4+ हो गया। ये इस पे वैलेंसी कितनी अनुसंयोजकता इसकी? +-2 है ना, तो ये इसके पास चला जाएगा, इसके पास चला जाएगा। तो क्योंकि NH4 बहुपरमाणु के, तो हम NH4 यानी अमोनियम सल्फेट, मैंने बताया था सल्फेट SO4 2- होता है, अमोनियम क्या होता है? NH4+, है ना, ये याद रखिएगा। तो NH4 आया, अब इस पे 2 लगाना तो ब्रैकेट करके लगाना पड़ेगा। फिर SO4 में तो 1 ही है, तो उसको तो एज इट इज लिख सकते हैं, ब्रैकेट की जरूरत ही नहीं है। 1 का मतलब ये सिंगल 1 ही लिख रहे हम तो एक तरह से। तो अमोनियम सल्फेट हो गया। समझ में आ रहा है आपको?
आई थिंक अब आपको अच्छे से समझ में आ रहा है सूत्र बनाना क्या कहते हैं। सूत्र बनाना ईजी है, बस उस टेबल के कुछ कुछ चीजें आपको याद होनी चाहिए, वो याद है, आपको क्रॉस करना पता है, आपको ये पता है बहु परमाणु है तो कैसे लगाना है, तो आप सूत्र बना सकते हैं। और सूत्र बनाने के क्वेश्चन आए हुए हैं, ऐसा है कि नहीं, ऐसा नहीं कि नहीं आए हुए। अब देखो एक ये देखो लिख दिया, ब्रैकेट कब लगाते हैं, जब एक से अधिक पॉलीएटॉमिक यानी बहु परमाणु, पॉलीएटॉमिक यानी बहु परमाणु का है, ठीक है। अब इसमें अच्छा ये क्वेश्चन है जो आपको कमेंट बॉक्स में आंसर करना है, सोडियम कार्बोनेट का सूत्र क्या होगा। अगर टाइपिंग में प्रॉब्लम हो तो भी आप टाइप कर दीजिएगा, मुझे समझ में आ जाएगा आप क्या लिखना चाह रहे हैं, ठीक है। सोडियम कार्बोनेट का आपको सूत्र लिखना है, रासायनिक सूत्र, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं मोल संकल्पना। ये हमारा लास्ट टॉपिक है एटम और मॉलिक्यूल का, यानी अणु और परमाणु का हमारा लास्ट टॉपिक है मोल संकल्पना। मोल संकल्पना की आवश्यकता, एक बात मैं आपको बताऊं, एनसीईआरटी में या कहीं पर भी, या आप छोटे थे तो भी, या आपके घर में कोई बच्चा है वो भी, मोल संकल्पना जो पढ़ता है ना, वो बहुत बहुत मेरे हिसाब से बच्चों के लिए टफेस्ट मुझे ये चीज लगती है मोल संकल्पना। ये इजीली समझ में ही नहीं आती है क्योंकि उसके नोट्स ही प्रॉपर बने हैं। एनसीईआरटी ने इतने खतरनाक तरीके से बताया हुआ कि उसको 10 बार पढ़ लेंगे तो आपको समझ में नहीं आने वाला। तो मोल संकल्पना मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पढ़ाती हूँ, एक बार समझ लेंगे तो 2 लाइन का है मोल संकल्पना, यानी मोल कॉन्सेप्ट 2 लाइन का एक तरह से। देखिए एक्चुअली सबसे पहले हम ये देखते हैं कि मोल की आवश्यकता क्यों पड़ी। हम पहले क्या करते थे, अभिक्रिया लिखते थे, H2 है, O2 है, 2H2 बना, इसको हम पूरा वैलेंसी सेटिस्फाइड करते हैं। ये नेक्स्ट चैप्टर में आएगा तो मैं बताऊंगी इसको सेटिस्फाइड मतलब वैलेंसी सेटिस्फाइड कैसे करते हैं, या 2 क्यों लिख रहे हैं, या ये 2 यहाँ क्यों लिख रहे हैं। वो फिलहाल आप समझिए कि इसको इक्वल बनाने थे, एक तरह से H2 था, O2 था, H2 बन गया। अब यहाँ पे 1 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, तो उसको इक्वल बनाना था, उसके लिए करना, वो मैं अगले क्लास में बताऊंगी, छोड़िए। अब यहाँ पे ये H है, ये क्या है 2 है, तो इसका द्रव्यमान कितना है, H का द्रव्यमान होता है 1 होता है, तो H2 अगर 2 हाइड्रोजन है तो 1 + 1 कितना हो जाएगा 2। अब इसमें भी आगे 2 गुना है ये, तो 2 × 2 कितना हो गया एक तरह से 4 न्यू। तो हाइड्रोजन यहाँ इन्होंने कितना काम लिया 4 न्यू। सेम ऑक्सीजन 16 होता है, 16 और 16 2 ऑक्सीजन है तो 32 हो जाएंगे। अब यहाँ पे H2 तो आपको रट ही गया होगा कि इसका पूरा अणु का क्या होता है 18 न्यू होते हैं, और क्योंकि ये 2 है तो डबल होके क्या बन जाएंगे 36। तो इसने ना ये समझा यहाँ पे कि जो अभिक्रिया हुई वो 4 न्यू हाइड्रोजन, 32 न्यू ऑक्सीजन और 36 न्यू इससे बना जल बना। लेकिन ये क्या है, मास द्रव्यमान के अनुपात में, ये द्रव्यमान का अनुपात है ये सारा। और हम अभिक्रिया एक्चुअली किस में होती है, अणुओं की संख्या में होती है कि कितने अणु थे, कितने अणु बने। तो वो कार्य अणु की संख्या पे हो रही है, द्रव्यमान पे नहीं हो रही। इसीलिए यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या है, मोल कॉन्सेप्ट यहाँ आया कॉन्सेप्ट कि अभिक्रियाओं को हम पदार्थ की मात्रा से नहीं समझेंगे, द्रव्यमान से नहीं समझेंगे, उसके अणुओं से समझेंगे कि कितने अणु होते हैं। अब उन्होंने यह जो अभिक्रिया है, मैं नेक्स्ट बताऊंगी आपको, चलो देख लेते हैं पहले यहाँ। तो यहाँ पर मोल कॉन्सेप्ट का अवधारणा आई। अवधारणा क्यों आई, जैसे 1 दर्जन में कितने होते हैं 12 वस्तुएं होती है। अगर मैं कहूँ सेंचुरी बनी तो आपको पता है कि 100 है, वो जो 100 बने कहते हैं ना सेंचुरी बनी है, 100 रन बने, ये कहते हैं। 1 दर्जन देना, केले देना, कोई भी चीज, सेब देना, एप्पल देना, ऑरेंज देना, तो हम 1 दर्जन का मतलब समझ जाते हैं 12। उसी तरह 1 मोल भी फिक्स होता है। 1 मोल की वैल्यू क्या होती है 6.022 × 10⁻23 कण यानी पार्टिकल्स। इसको हम क्या कहते हैं, आवोगाद्रो नंबर भी कहते हैं, जिसको N0 से डिनोट करते हैं। याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। ये टॉपिक करने के बाद आप अपने घर में कोई बच्चा है ना 9th में, उसको भी ये समझा सकते हैं, इतना आराम से आपको समझ में आएगा। देखो इसको हम क्या कहते हैं, आवागद्रो नंबर, यानी 6.022 × 10⁻23 कण। ये 9th का ही टॉपिक है एनसीईआरटी का। अब जैसे कि 1 दर्जन में 12 वस्तु है, ये फिक्स है। 1 सेंचुरी में 100 रन होते हैं, वो फिक्स है, वस्तु होती है। इसी तरह 1 मोल में इतने कण होते हैं। यानी अगर आपने कोई भी पदार्थ लिया, वो 1 मोल लिया रिएक्शन में, यानी इसमें जो कण है वो फिक्स है। ऐसा नहीं मैंने ये कण फिक्स कर दिए हैं या किसी वैज्ञानिक ने कर दिए, उन्होंने खूब सारे प्रैक्टिकल किए, खूब सारे, और उन्होंने समझा कि एक्चुअली 1 मोल लेने पर ये सबके कणों की संख्या लगभग इतनी आ रही है, फिक्स आ रही है। उसको आवागद्रो नंबर का, क्योंकि आवागद्रो ने खोजा था, ठीक है। वैज्ञानिक एक तरह का क्या, वैज्ञानिक ही एक्चुअली। तो 6.022, कभी कभी ऐसे वर्ड्स निकलते हैं, 6.022 × 10⁻23 पार्टिकल्स हैं। ये लर्न कर लिया। अब ये पार्टिकल क्या हो सकते हैं, एटम हो सकते हैं। कैसे, जैसे अगर मैं कहूँ, कहाँ लिखूँ, यहाँ लिखती हूँ, इसमें कहूँ 1 मोल परमाणु है, ठीक है। 1 मोल परमाणु है, मतलब ये जो आवागद्रो नंबर है कितना 6.022 × 10⁻23, ये इतने परमाणु होंगे इसमें, है ना, यानी N0 परमाणु होंगे। और मगर मैं कहूँ ये 1 मोल अणु है, तो ये जो आवागद्रो नंबर है यानी ये 6.022 × 10⁻23 उतने ही अणु होंगे इसमें। अगर मैं कहूँ 1 मोल आयन है तो इतने ही इसमें आयन होंगे। यानी डिपेंड करता है कि इस साइड में आप रख क्या, रिएक्शन में आप परमाणु ले रहे हो तो उतने ही नंबर के परमाणु होंगे। 1 मोल परमाणु ले रहे हो तो उतने ही नंबर के परमाणु होंगे। 1 मोल अणु ले रहे हो रिएक्शन में तो उतने ही नंबर के अणु होंगे।
आयन ले रहे हो तो उतने ही आयन होंगे, यानी ये जो कण है इसके जगह यहाँ एटम, मॉलिक्यूल, आयन तीनों में से कुछ भी आ सकता है, डिपेंड करेगा एक मोल ले क्या रहे हो। अणु ले रहे हो तो अणु आएगा, परमाणु ले रहे हो तो परमाणु आएगा, आयन ले रहे हो तो आयन आएगा, तीनों ही आ सकते हैं। सबसे बड़ा कंफ्यूजन यही रहता है कि कहीं यहाँ पे अणु लिखा हुआ मिलता है, कहीं परमाणु मिलता है, कहीं आयन मिलता है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो आप ले रहे हो वही लिखा हुआ मिलेगा आपको, ठीक है। अब अगर सिंपल लगे अणु, परमाणु, मॉलिक्यूल, कण भी लिखा हुआ है तो भी समझ जाना यही चीज है। अब नेक्स्ट ये क्या बोल रहा है कि मोल की परिभाषा क्या है। मोल की परिभाषा है कि किसी भी पदार्थ का एक मोल क्या मात्रा है, वह मात्रा है जिसमें 6.022 × 10⁻23 कण, ये परमाणु हो सकते हैं, अणु हो सकता है, आयन हो सकते हैं, वो होते हैं। इस संख्या को अवोगाद्रो संख्या कहते हैं, जिसको N0 से डिनोट करते हैं, ठीक है यहाँ तक। अब ये मैंने आपको लिख भी दिया यहाँ पर कि जैसे एक मोल H2 है तो उसमें भी सेम टू सेम परमाणु है, अणु है, सॉरी, इसमें अणु उतने ही है। अब एक मोल हाइड्रोजन परमाणु है तो उसमें इतने ही परमाणु है। अगर एक मोल H+ आयन है तो भी उसमें उतने ही आयन है ना। डिपेंड करता है यहाँ पर जो आएगा उसके हिसाब से यहाँ पे यूनिट लगा देते हैं अपन लोग, ठीक है। अब ये क्या बोल रहा है कि अब हमने एक मोल ले लिया, ठीक। अब कोई ना कोई पदार्थ लिया, अपने चम्मच में डाला, लिया, एक मोल लिया। अब एक मोल में उसका कोई ना कोई निश्चित द्रव्यमान तो होता होगा ना। परमाणु अगर आपने एक मोल लिया है तो उसका कोई निश्चित द्रव्यमान भी होता होगा। तो क्योंकि कुछ वैज्ञानिकों ने कहा आपने ये बता दिया कि एक मोल यानी इतने नंबर हो रहे हैं, अब एक मोल में कितना द्रव्यमान हो रहा है ये भी बता दो हमको। यानी जो एक मोल में हमने जो लिया ना 6.022 × 10⁻23, आई होप ये दिख रहा होगा। एक मोल में ये होते हैं, कण होते हैं। अब इसमें इन्होंने बोला कि इसका द्रव्यमान कितना होता है न्यू में। न्यू में नहीं होगा एक्चुअली, बताती हूँ क्यों। इसका द्रव्यमान यानी इसका कुछ तो भार होता होगा ना, वो कितना होगा, इन अणुओं का भार, वो भी फिक्स होता है, चेंज होता है। तो उन लोगों ने फिर कुछ खोजे की, फिर कुछ एक्सपेरिमेंट किए, फिर कुछ निकाला और उनको ये समझ में आया कि इसका जो भार है तो होता है ना इनका, वो भी फिक्स होता है। एक मोल में अणुओं की संख्या भी फिक्स है और एक मोल का द्रव्यमान भी फिक्स है। इतने अणुओं का कितना होगा वो फिक्स, कैसे फिक्स है कि अगर एक मोल हाइड्रोजन है तो उसका एक्चुअली द्रव्यमान कितना होता है 1 न्यू। तो उसका यहाँ पे जो मोलर द्रव्यमान बोलते हैं इसको, है ना, इन अणुओं में जितना द्रव्यमान होगा उस द्रव्यमान को मोलर द्रव्यमान बोलते हैं। वो ग्राम में लिख देते हैं, वो 1 ग्राम होगा। हुआ क्या, सिर्फ न्यू से ग्राम चेंज हुआ। जैसे मैं समझाती हूँ, जैसे इन्होंने ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीजन का कितना होता है 16 न्यू होता है। तो इसका मोलर द्रव्यमान यानी इतने ऑक्सीजन के परमाणुओं में उसका मोलर द्रव्यमान कितना होगा 16 ग्राम। कर क्या रहे मोलर, इसमें मोल ये बता रहे कि ये जो द्रव्यमान होता है ना इतने अणुओं में, उसको हम मोलर द्रव्यमान कहते हैं, यानी मोलर मास कहते हैं इंग्लिश में। अब ये फिक्स होता है, ये मोलर मास एक्चुअली कितना होता है, जो ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान होता है ना वही उसका मोलर द्रव्यमान होगा इतने अणुओं का। बस उसको ग्राम में डिनोट कर रहे हैं, उसको सिर्फ न्यू से जी में चेंज कर रहे हैं। देखिए देख लेते अपन आगे। इन्होंने ये बोला है कि किसी पदार्थ के एक मोल का द्रव्यमान उसके सापेक्ष परमाणु अणु द्रव्यमान, यानी अगर हाइड्रोजन है, यहाँ लिख देती हूँ मैं आपको, देखिए H है, H का अगर 1 न्यू है मोल परमाणु द्रव्यमान तो इसका मोलर द्रव्यमान कितना 1 जी। चेंज क्या हुआ, सिर्फ न्यू से जी हो रहा और कुछ नहीं। H2 है, इसका आणविक द्रव्यमान कितना था 18 न्यू, तो इसका कितना हो जाएगा मोलर द्रव्यमान भी 18 जी, यहाँ ग्राम बन जाएगा और कुछ, ठीक है। इसको अब बस इसकी क्या करते हैं, इकाई यू से ग्राम में बदलते हैं, वो इसका मोलर द्रव्यमान है। तो अब हमने इससे क्या समझा, हमने इससे ये समझा कि एक मोल बराबर इतने पार्टिकल होते हैं, और इतने पार्टिकल में जो मास होता है वो मोलर मास होता है। मोलर मास अलग अलग परमाणुओं का अलग अलग होगा। समझ में आया क्यों, क्योंकि उनका जो परमाणु द्रव्यमान भी वो अलग अलग होता है, इसीलिए। तो एक मोल में जो मास होता है वो अलग होता है। तो मैंने इसका फॉर्म ये निकाला है कि एक मोल में जो कण थे वो कितने थे 6.022 × 10⁻23, और इसमें जो मास था वो कितना है मोलर मास, एक तरह का। वो सब अलग अलग परमाणुओं का अलग अलग होगा, यानी मोलर द्रव्यमान। मोलर मास यानी मोलर द्रव्यमान, ठीक है। अभी यानी एक मोल बराबर ये भी हो सकता है, एक मोल बराबर ये भी हो सकता है। क्वेश्चन करने पे आपको समझ में आएगा। अब मैं कुछ क्वेश्चन बताती हूँ जिससे आपका कॉन्सेप्ट और बेटर क्लियर होगा। बीच में थोड़ा सा ये है कि ये दिया किसने कॉन्सेप्ट, ऑस्टवाल्ट ने दिया, विल्हेल्म ऑस्टवाल्ट ने। इसका क्यों दी, इसका जो अर्थ है, मूल शब्द का अर्थ है हीप और पायल, यानी बहुत अधिक कणों की संख्या। इन केस अगर आ जाए, ऑस्टवाल्ट का आ सकता है। आज क्या कथन कारण बहुत सारे खतरनाक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो हो सकता है आ जाए, इसलिए मैंने डाला है। ये भी एनसीईआरटी से एज उठाया, मेरे सारे नोट्स एज इट इज लाइन टू लाइन एनसीईआरटी से होते। मोल कॉन्सेप्ट भी बताया ना, तो एनसीईआरटी से ही लिया है, बस ऊपर नीचे दाएं बाएं थोड़ा सा सेट करके लिया ताकि आपको समझ में आए, और कुछ नहीं, ठीक है। अब ये जो मोल शब्द है इसका मतलब क्या होता है, हीप या पाइल, यानी एक तरह से ढेर, किसी चीजों का, कणों का समूह का ढेर। मोल यानी किसी, हम यही बोल रहे हैं मोल क्या है, मोल यानी कुछ पर्टिकुलर कण है, 6.022 × 10⁻23 कण है। मोल यानी एक तरह से संख्या है,
मोल एक्चुअली क्या है, यानी कोई कणों की संख्या है, यही बता रहे हैं। और उन कणों की संख्या में जो द्रव्यमान है उसको हम क्या कह दे रहे हैं, मोलर द्रव्यमान, बस और कुछ नहीं। अब इसमें कुछ ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला दिए हुए हैं, बट मैं नहीं चाहती अब ये फॉर्मूला याद करें, मैं चाहती हूँ आप ये याद करें। ये क्वेश्चन देखिए, ये PYQs में खूब सारे क्वेश्चन ऐसे आए हुए हैं। क्वेश्चन क्या आते हैं कि इन्होंने दे दिया कि ये इतने कण हैं, है ना, ये कितने मोल के बराबर है। अब मैं ये आपको बोल रही हूँ कि 6.022 इंटू 10⁻23 कण है, वो 1 मोल के बराबर है। तो एग्जाम में लिख के ले लीजिए, कण या तो ये आएंगे या ये आएगा या ये आएगा, इससे बाहर आएगा ही नहीं। इसलिए आप सूत्र में इसमें मत जाइए, सूत्र में जाएंगे तो बहुत कंफ्यूजन है, सूत्र में मत जाइए, आप इसको समझिए। इसमें क्या है कि अगर ये आप NCERT में 9th क्लास में भी इससे ऊपर नीचे नहीं आए हुए, थोड़ा आगे फर्दर क्लास में 11th में हम जब आते हैं साइंस में तो इससे आगे पीछे आएंगे। फिलहाल 9th क्लास में तो यही है कि या तो ये दिया हुआ होगा या ये दिया हुआ होगा। अब देखो, अगर ये 6.022 इंटू 10⁻23 1 मोल है, तो अगर मैं इसे जस्ट डबल लूँ, इसका जस्ट डबल है ये, 6 का 12, 0 का 0, 2 का 4, 2 का 4, जस्ट डबल लिया मैंने, 2 से मल्टीप्लाई एक तरह से, तो 12.044 इंटू 10⁻23 एज इट इज रहता है ना। ये क्या है, डबल है, यानी अगर कण डबल हुए तो मोल कितने हो गए, डबल, करेक्ट है। अब अगर ये कण आधे हो गए, इस देखो इससे आधा है, जस्ट 6 का 3, 0 का 0, 2 का 1, 2 का 1 और 10⁻23 एज इट इज। अगर ये कण आधा हुआ तो मोल भी कितना हो गया, आधा, 1/2 होता है, 1/2 को 0.5 पे लिखते हैं अपन, है ना। 1/2 आधा मोल भी बोला जा सकता है, हाफ मोल भी बोला जा सकता है और 0.5 मोल भी बोला जा सकता है। क्वेश्चन यही आते, बस इससे आगे पीछे नहीं आते। अब एक बात और याद रखिएगा कि ये जो कण है इसी के बराबर क्या होता है, मोलर मास। जैसे मैं कह रही हूँ H2O है ना, H2O में 1 मोल में कितने कण होंगे, ये कण होंगे, ये कण होंगे, तो इसका मोलर मास कितना होगा, 18 होगा। अब मैं अगर कह दूं कि H2O है, इसमें ये कण है, तो आप क्या कहेंगे, इसका मोल कितना है, 0.5, तो इसका मोलर मास भी तो आधा हो जाएगा, ये आधा कितना हो जाएगा यहाँ पर 9। अब इसको अगर मैं डबल कर दूं, अगर एक कण में डबल कर रही हूँ तो मोल डबल हो रहे हैं, तो मोलर मास भी डबल हो रहा है, ये 18 गुना 36 हो जाएगा। यही है मोल कॉन्सेप्ट और कुछ नहीं। जितने भी क्वेश्चन NCERT में दिए हुए हैं वो इसी कॉन्सेप्ट पे। ये अगर आपको समझ में आया तो आपको सब इन तीनों का रिलेशन समझ जाओ। 1 मोल यानी ये इतने कण और उसका ये मोलर मास जो इसका होता, मोलर मास क्या, एक तरह से अणु का जो द्रव्यमान वही ग्राम में कर दो मोलर मास, परमाणु का द्रव्यमान है तो वही ग्राम में कर दो वो उसका मोलर मास, और कुछ नहीं है, ठीक है। अब ये 1 मोल दिया हुआ है, यानी ये दिया हुआ उसका मोलर मास, ये आपको पता रहता है। अब अगर इसको आधा कर दे तो ये कण आएंगे, ध्यान रखना। अब ये भी दिया जा सकता है, जैसे एक क्वेश्चन इस तरह से बन सकता है कि नाइट्रोजन है, इसका 14 है, ठीक है, आपको ये पता रहना चाहिए, ये द्रव्यमान है ना, इसका 14 है, तो एक तरह से अगर मोलर मास की बात करूँ तो 14 ग्राम हो गया। अब अगर मुझे कोई दे दे कि यहाँ 7 ग्राम दिए हुए कितने मोल के बराबर है, तो देखो ये आधा हो गया, यानी 0.5 मोल, क्योंकि ये 1 मोल के बराबर है 14 ग्राम, है ना। अगर मैं कह दूँ 14 दूना 28 ग्राम मोलर मास है, तो कितने मोल हुए, 2 मोल हुए, है ना, 2 मोल हो गए। यानी ये मोलर मास को भी अगर आपको दे दे, कण नहीं दे, तो भी आपको पता होना चाहिए कि उसका ऊपर का या नीचे का, मतलब या तो हाफ में आता है या सेम आता है या आधे में डबल में आएगा, यही आएगा। जैसे इसका क्वेश्चन लास्ट 2022 में एक क्वेश्चन आया हुआ है, ग्रुप डी में एक क्वेश्चन आया था। ये क्वेश्चन देखिए, अब आप ये क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं, पहले आपको शायद समझ में भी नहीं आता। ग्रुप डी में ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये RPC फर्स्ट ग्रेड 2022 में आया था। ये क्वेश्चन है कि n परमाणु की ये संख्या है तो इसका द्रव्यमान क्या होगा। देखो, अब मैंने आपको बताया था कि एक्चुअली 1 मोल में कितना होता है, 6.022 इंटू 10⁻23, ये तो था 1 मोल, ठीक है। अब इसने क्या n परमाणु की बात की, यानी इसका मोलर द्रव्यमान कितना होगा, 14 ग्राम। n का क्या होता है द्रव्यमान, ये तो आपको पता होना चाहिए, मैंने आपको बताया था कि द्रव्यमान वाली टेबल आपको पता होना चाहिए, फॉर्मूला में जो बना रहे वो टेबल आपको पता होना चाहिए, तभी आप क्वेश्चन कर सकते हो। तो इसमें कितना 14 ग्राम होता है। अब ये बता रहे कि परमाणु की संख्या क्या है, अब ये देखते ही आप समझ जाओगे कि ये आधी संख्या है। अगर इसकी आधी है यानी ये 0.5 मोल है, अगर ये 0.5 मोल है तो इसका द्रव्यमान है ये कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा, 7, तो इसका आंसर है 7। कितना टाइम लगा आपको, बहुत कम। ये तभी लगेगा जब आपको ये पता होगा, ये जो मोल कॉन्सेप्ट आपको लास्ट वाले ये पता है तो आप कोई भी मोल का क्वेश्चन कर सकते हैं। बस इन तीनों का, मोल का, कणों का और मोलर द्रव्यमान का रिलेशन पता होना चाहिए। तो वेरी इजी। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि मुझे भी इसका फीडबैक मिलता है तो अच्छा लगता है। थोड़ा जब व्यूज़ बढ़ते हैं, जब सब्सक्राइबर्स बढ़ते हैं, तो ये फीडबैक है मेरा, मुझे अच्छा लगता है। थोड़ा मैं ऑफलाइन में बिजी रहती हूँ, ऑफलाइन क्लासेस भी चलती है तो मैं बिजी रहती हूँ, इसलिए मैं हर डे ये क्लास नहीं डाल पाती हूँ। कोशिश करूँगी मैं डेफिनेटली आपके लिए कि मैं ऑल्टरनेट डे 1 बाई एक दिन के गैप से क्लासेस डालूँ, ताकि फटाफट से आपका ये कोर्स कंप्लीट हो जाए। और मेरी गारंटी है कि जो मेरा ये कोर्स अगर आप कर रहे हैं तो 5 आउट ऑफ 5 क्वेश्चन आप 100%
100% कर पाएंगे। हो सकता है आपका न्यूमेरिकल्स वगैरह वीक हो तो आप 4 क्वेश्चन तो 100% कर लेंगे। अब इसमें न्यूमेरिकल की जरूरत नहीं थी, इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं, इसमें आपको समझने की बात है और क्वेश्चन तो आते हैं भैया। ऐसा है ना कि अगर 15 टॉपिक हैं आपके पास तो ऐसा तो नहीं कि 15 क्वेश्चन आने तो 5 ही है, पर आपको सिलेक्शन अगर लेना है, सिलेक्शन आपको 100% चाहिए, तो इन 15 टॉपिक की तैयारी करके आपको 5 क्वेश्चन यानी 10 मार्क्स लाने में, तो वो आपको सिलेक्शन में काफ़ी ऊंचा पहुंचा देंगे। इसलिए मेरे वीडियो को देखते रहिए और वीडियो को लाइक कीजिए एंड थैंक यू सो मच।